गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल बात की थी चैप्टर 40 बायोमोलिक्यूल्स में लैक्टोज की। ठीक है, पहले किसको देखा था? मोनोसेकेराइड को। ठीक है, मोनोसेकेराइड। ठीक है, मोनोसेकेराइड के एग्जांपल्स देखे थे, ग्लूकोज, फ्रक्टोज। ठीक है, इनको बनाने की विधियां, इनके गुण क्या होंगे। ठीक है, इनकी हेमियोस्केल संरचना क्या होगी, हार्वर्ड संरचना क्या होगी। ठीक है, फिर बाद में स्टार्ट किया था ओलिगोसेकेराइड। ओलिगोसेकेराइड में मुख्य रूप से क्या देख रहे थे? डाइसेकेराइड। ठीक है, यानी वे कार्बोहाइड्रेट जो जलपघटित होकर कितनी मोनोसेकेराइड इकाई दे रहे थे? 2 मोनोसेकेराइड इकाइयां। ये दोनों मोनोसेकेराइड इकाइयां समान भी हो सकती है और असमान भी हो सकती है। ठीक है, तो डाइसेकेराइड में देख लिया था सुक्रोज, माल्टोज और कल देखा था प्रीवियस क्लास में लैक्टोज। ठीक है, फिर बात करेंगे आज पॉलीसेकेराइड। ठीक है, जलपघटन के आधार पर कार्बोहाइड्रेट को कितने भागों में डिवाइड किया था? 3 पार्ट में। कौन कौन से? मोनोसेकेराइड कंप्लीट हो चुका, ओलिगोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड में क्या पढ़ना था? डाइसेकेराइड कंप्लीट हो चुके तीनों एग्जाम्पल। फिर बात करेंगे पॉलीसेकेराइड, तीसरे प्रकार के कार्बोहाइड्रेट पॉलीसेकेराइड। ठीक है, क्या टॉपिक पढ़ेंगे आज? पॉलीसेकेराइड, जलपघटन के आधार पर तीसरे प्रकार के जो कार्बोहाइड्रेट थे। ठीक है, पॉलीसेकेराइड किसे कहा था? पॉलीसेकेराइड, पॉली लगा हुआ है, यानी पॉली किसके लिए यूज में लेते हैं? बहुलक के लिए। पॉलीमर, पॉलीमर पढ़ा था चैप्टर 15। पॉलीमर यानी बहुलक, पॉली यानी अनेक, मर यानी इकाइयां। ठीक है, यानी ऐसे यौगिक जिनमें अनेक एकलक इकाइयां जुड़ी हुई है। क्या है? बहुलक है। अणुभार क्या होगा? उच्च होगा। तो ऐसे यौगिक जिनका अणुभार उच्च होता है, जिनमें अनेक एकलक इकाइयां आपस में क्या होती है? जुड़ी होती है। ठीक है, क्या कहला रहे थे? बहुलक, उच्च अणुभार वाले यौगिक। तो पॉलीसेकेराइड, पॉली यूज हो रहा है यानी क्या है? बहुलक है। तो पॉलीसेकेराइड प्राकृतिक बहुलक है। ठीक है, कौन से बहुलक है? प्राकृतिक बहुलक है। इनमें अनेक एकलक इकाइयां, ठीक है, इनमें अनेक एकलक इकाइयां, ठीक है, किसकी? मोनोसेकेराइड की। ठीक है, मोनोसेकेराइड की या ओलिगोसेकेराइड की। ठीक है, तो पॉलीसेकेराइड क्या है? प्राकृतिक बहुलक है, जिनमें एकलक इकाइयां किसकी हो सकती है? मोनोसेकेराइड या ओलिगोसेकेराइड की। ठीक है, तो पॉलीसेकेराइड एक प्राकृतिक बहुलक है, इनमें एकलक इकाइयां मोनोसेकेराइड या ओलिगोसेकेराइड की होती है। ठीक है, इनका अणुभार, बहुलक है, पॉलीमर है। ठीक है, तो अणुभार क्या होगा? उच्च होगा। तो इनका अणुभार 1000 से कई लाख तक हो सकता है, क्योंकि बहुलकों की जो श्रृंखला है वो क्या है? अनियंत्रित है, लगातार वृद्धि करती रहती है। जब देखा था क्रियाविधि में बहुलक में देख रहे थे तब, जब तक कि उस श्रृंखला का समापन नहीं किया जाए। ठीक है, तो पॉलीसेकेराइड क्या है? प्राकृतिक बहुलक है। ठीक है, इनमें एकलक इकाई किसकी हो सकती है? मोनोसेकेराइड, ठीक है, या ओलिगोसेकेराइड। इनके अणुभार की बात करें तो अणुभार क्या होगा? उच्च होगा। 1000 से लेकर कहां तक? लाख इकाई तक हो सकता है, लाख तक हो सकता है। ठीक है, इनके सामान्य सूत्र की बात करें तो पॉलीसेकेराइड का सामान्य सूत्र क्या होगा? बताया था जब जलपघटन के इनका कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण पढ़ रहे थे तब, C6H10O5 का होल है। ठीक है, पॉलीसेकेराइड का सामान्य सूत्र क्या हो जाएगा? C6H10O5 का होल है। ठीक है, पॉलीसेकेराइड है, पॉलीसेकेराइड को पॉलीसेकेराइड किसमें आते हैं? शर्करा में या अशर्करा में? देखा था वर्गीकरण स्वाद और भौतिक गुण के आधार पे। तो कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के थे? 2 प्रकार के। ठीक है, एक तो शर्करा और एक अशर्करा। ठीक है, शर्करा तो क्या थे? जो स्वाद में मीठे हो, क्रिस्टलीय ठोस हो, जल में क्या हो? विलय हो। जबकि अशर्करा क्या थे? जो स्वादहीन हो। ठीक है, अशर्करा क्या थी? जो कैसे हो? स्वादहीन हो, अक्रिस्टलीय ठोस हो, अक्रिस्टलीय ठोस हो, और जल में कैसे हो? अविलय। जल में कैसे हैं? अविलय। ये इनके क्या हो जाएंगे? गुण है। ठीक है, पॉलीसेकेराइड का सामान्य सूत्र C6H10O5 का होल है। पॉलीसेकेराइड कैसे हैं?
अशर्करा है। पॉलीसेकेराइड क्या है? अशर्करा। पॉलीसेकेराइड अशर्करा है यानी कैसे होंगे? स्वादहीन होंगे, अक्रिस्टलीय ठोस होंगे और जल में कैसे होंगे? अविलेय होंगे। ठीक है, तो ये अक्रिस्टलीय ठोस, स्वादहीन और जल में कैसे होते हैं? अविलेय होते हैं। ठीक है, इसलिए इनको क्या कहते हैं? अशर्करा भी कहते हैं। इसलिए इनको क्या कह दिया? अशर्करा भी कह सकते हैं। ठीक है, फिर बात करें पॉलीसेकेराइड के प्रकार की। ठीक है, पॉलीसेकेराइड की किसकी बात कर रहे हैं? प्रकार की। तो पॉलीसेकेराइड कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक तो कौन से? सम पॉलीसेकेराइड, सम पॉलीसेकेराइड, और एक कौन से होंगे? विषम पॉलीसेकेराइड, विषम पॉलीसेकेराइड। ठीक है, पॉलीसेकेराइड कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। ठीक है, कौन कौन से? एक तो सम पॉलीसेकेराइड, ठीक है, और एक कौन से? विषम पॉलीसेकेराइड। ठीक है, अब नाम से पता लग रहा है, एक तो क्या है? सम पॉलीसेकेराइड और एक क्या है? विषम पॉलीसेकेराइड। तो सम पॉलीसेकेराइड है, यानी सम पॉलीसेकेराइड के लिए क्या कह सकते हैं कि सम पॉलीसेकेराइड में सभी एकलक इकाइयां क्या होगी? एक ही प्रकार की होगी, यानी समान एकलक इकाई। या कह सकते हैं कितने प्रकार की एकलक इकाई? केवल एक प्रकार की। कितने प्रकार की एकलक इकाइयां उपस्थित होगी? एक प्रकार की। ठीक है, तो ऐसे पॉलीसेकेराइड जिनमें केवल कितने प्रकार की एकलक इकाई हो? एक प्रकार की, क्या कहलाते हैं? सम पॉलीसेकेराइड। ठीक है, ऐसे पॉलीसेकेराइड जिनमें केवल एक प्रकार की एकलक इकाई हो। ठीक है, मान लो पॉलीसेकेराइड में 20 इकाइयां हैं, 50 है, 100 है, जितनी भी एकलक इकाइयां हैं वो सब क्या हो? केवल एक प्रकार की, तो वो तो क्या है? सम पॉलीसेकेराइड। ठीक है, विषम पॉलीसेकेराइड की बात करते हैं, यानी इनमें ऐसे पॉलीसेकेराइड जिनमें एक से अधिक हो सकता है, 2 प्रकार की इकाइयां हो, 3 प्रकार की हो, ठीक है, 4 प्रकार की हो। तो ऐसे पॉलीसेकेराइड जिनमें एक से अधिक, या कह सकते हैं 2 या 2 से अधिक प्रकार की क्या हो? एकलक इकाइयां, 2 या 2 से अधिक प्रकार की क्या उपस्थित हो? एकलक इकाइयां, क्या कहलाते हैं? विषम पॉलीसेकेराइड। ठीक है, तो पॉलीसेकेराइड क्या है? प्राकृतिक बहुलक है, इनका अनुभार क्या होता है? उच्च होता है। ठीक है, इनमें एकलक इकाई किसकी होगी? मोनोसेकेराइड या ओलिगोसेकेराइड की। ठीक है, पॉलीसेकेराइड क्या है? स्वादहीन है, अक्रिस्टलीय ठोस है और जल में कैसे है? अविलेय, यानी इन्हें क्या कह सकते हैं? अशर्करा। पॉलीसेकेराइड क्या है? प्रकार की अशर्करा। ठीक है, फिर आगे बात करते थे प्रकार की। तो पॉलीसेकेराइड कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, एक तो सम पॉलीसेकेराइड और एक विषम पॉलीसेकेराइड। सम पॉलीसेकेराइड है, यानी इनमें एकलक इकाई क्या है? केवल एक ही प्रकार की, जितनी भी एकलक इकाइयां होगी वो सब क्या होगी? समान। और विषम पॉलीसेकेराइड की बात करते हैं तो इनमें एक से अधिक, यानी 2 या 2 से अधिक क्या उपस्थित हो? एकलक इकाइयां। तो ये कौन सी पॉलीसेकेराइड होंगे? विषम पॉलीसेकेराइड। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? फिर बात करते हैं पॉलीसेकेराइड के एग्जांपल्स देखेंगे। ठीक है, फिर बात करते हैं आगे पॉलीसेकेराइड के एग्जांपल्स की। ठीक है, कौन कौन से एग्जांपल्स पढ़ने पॉलीसेकेराइड के? तो स्टार्च, सेलुलोज और एक क्या देखेंगे? ग्लाइकोजन। तीन उदाहरण है हमारे पास सिलेबस में, एक तो स्टार्च, सेलुलोज और ग्लाइकोजन। अब इनमें स्टार्च, सेलुलोज और ग्लाइकोजन में तीनों की बात करेंगे पॉलीसेकेराइड की। यदि इनमें एकलक इकाई एक ही प्रकार की है तो कौन से पॉलीसेकेराइड हो सकते हैं? सम पॉलीसेकेराइड। और एकलक इकाई
एक से अधिक, दो या दो से अधिक प्रकार की उपस्थित है तो क्या हो सकते हैं, विषम पॉलीसेकेराइड हो सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं सबसे पहले स्टार्च की। ठीक है, तो स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन, गोंद, ठीक है, इनुलिन, ये सब क्या है, पॉलीसेकेराइड है। ठीक है, पहले बात करेंगे स्टार्च की। किसको लेते हैं, स्टार्च को। ठीक है, तो स्टार्च कार्बोहाइड्रेट का क्या है, मुख्य स्रोत है। ठीक है, जितने भी वनस्पति है, वनस्पतियों में या पेड़ पौधों में कार्बोहाइड्रेट किसके रूप में संचित होता है, स्टार्च के रूप में। वनस्पतियों में, पेड़ पौधों में कार्बोहाइड्रेट किसके रूप में संचित होता है, एकत्रित होता है, स्टार्च के रूप में। ठीक है, तो स्टार्च कार्बोहाइड्रेट का मुख्य स्रोत है। ठीक है, तथा पौधों में, ठीक है, संग्रहित होता है। ठीक है, पौधों में संग्रहित कार्बोहाइड्रेट कौन सा होगा, पॉलीसेकेराइड कौन सा होगा, स्टार्च। ठीक है, तो स्टार्च क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, पॉलीसेकेराइड है। ठीक है, जो पेड़ पौधों में क्या होता है, संग्रहित होता है, संचित होता है। ठीक है, ये मनुष्य के आहार का, ठीक है, मनुष्य के भोजन का क्या है, आहार का मुख्य स्रोत है। ठीक है, मनुष्य के भोजन का या आहार का क्या है, मुख्य स्रोत है। ठीक है, तथा शरीर को क्या प्रदान करते हैं, कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो ये भी क्या करेगा, हमारे शरीर में ऊर्जा की पूर्ति करता है। ठीक है, तो स्टार्च कार्बोहाइड्रेट का मुख्य स्रोत या कह सकते हैं कार्बोहाइड्रेट है, तथा कहाँ होता है, पौधों में संचित होता है। ठीक है, हमारे भोजन का क्या है, मुख्य स्रोत है, जो हमारे को क्या प्रदान करता है, ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, फिर बात करें स्टार्च के स्रोत क्या होंगे, हमें स्टार्च कहाँ कहाँ से प्राप्त हो सकता है। ठीक है, तो जो भी अनाज दालें वगैरह हैं जिनको हम यूज में ले रहे हैं, हल्का जिनमें मीठा बना हो, जैसे बात करें स्टार्च के मुख्य स्रोत में, तो गेहूं, ठीक है, मक्का, जौ, आलू, कंद, ठीक है, इन सब में क्या उपस्थित है, स्टार्च उपस्थित है। ठीक है, सब्जियों में भी कुछ मात्रा में क्या उपस्थित हो सकता है, स्टार्च उपस्थित हो सकता है। ठीक है, फिर बात करें स्टार्च की संरचना की। स्टार्च की संरचना, सूत्र को क्या हो जाएगा, स्टार्च का फॉर्मूला तो क्या होगा, स्टार्च का फॉर्मूला तो क्या हो जाएगा, यही होगा, तीनों का। चाहे स्टार्च की बात करें, सेलुलोज या ग्लाइकोजन, तीनों क्या है, पॉलीसेकेराइड है। तो फॉर्मूला तो क्या आएगा, C6H10O5 का होल है। ठीक है, कॉमन आ जाएगा। तो स्टार्च के फॉर्मूले की बात करें, सेलुलोज के फॉर्मूले की बात करें तो क्या आएगा, कॉमन फॉर्मूला आएगा, वो C6H10O5 का होल है। ठीक है, फिर बात करें स्टार्च की संरचना की, तो स्टार्च का जलपघटन, ठीक है, स्टार्च का जलपघटन तनु अम्ल की उपस्थिति में करवाने पर, ठीक है, अम्लीय माध्यम में एक स्टार्च का क्या करवाया जाए, जलपघटन करवाया जाए। ठीक है, तो कौन सी एल्केन प्राप्त होती है, अल्फा ग्लूकोज। कौन सी एल्केन प्राप्त होती है, अल्फा ग्लूकोज। ठीक है, तो स्टार्च का जलपघटन, ठीक है, तनु अम्लों की उपस्थिति में करवाने पर अल्फा ग्लूकोज प्राप्त होता है। ठीक है, तथा डायस्टेज एंजाइम द्वारा जलपघटन करवाते हैं। कौन से एंजाइम के द्वारा, डायस्टेज एंजाइम के द्वारा जलपघटन करवाते हैं, तो क्या प्राप्त होता है, माल्टोज। स्टार्च का, ठीक है, स्टार्च का जलपघटन करवा रहे हैं किसकी उपस्थिति में, तनु अम्लों की उपस्थिति में। ठीक है, तब तो क्या प्राप्त हो रहा है, अल्फा ग्लूकोज। क्या प्राप्त होगा, अल्फा ग्लूकोज। ठीक है, और यदि स्टार्च का जलपघटन किसकी उपस्थिति में करवा दें, डायस्टेज एंजाइम की उपस्थिति में। ठीक है, तब क्या प्राप्त हो जाएगा, माल्टोज। क्या प्राप्त होगा, माल्टोज। अब यदि स्टार्च का जलपघटन तनु अम्लों की उपस्थिति में करवा रहे हैं तो क्या प्राप्त हो रहा है, अल्फा ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या है, मोनोसेकेराइड। ठीक है, और यदि स्टार्च का जलपघटन डायस्टेज एंजाइम की उपस्थिति में करवाते हैं तो क्या प्राप्त हो रहा है, माल्टोज। माल्टोज क्या है, पढ़ चुके, ओलिगोसेकेराइड है। ओलिगोसेकेराइड में भी क्या है, डाइसेकेराइड। ठीक है, ये तो किसकी बात की, स्टार्च के जलपघटन की। यदि तनु अम्ल की उपस्थिति में होता है तो अल्फा ग्लूकोज, और डायस्टेज एंजाइम की उपस्थिति में संपन्न करवाते हैं स्टार्च का जलपघटन,
तो क्या प्राप्त हो जाएगा, माल्टोज प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, माल्टोज भी किसमें टूटेगा, माल्टोज का भी जल अपघटन करते हैं आगे। ठीक है, माल्टोज भी टूटेगा। ठीक है, माल्टोज भी क्या है, ओलिगोसैकेराइड है। आगे माल्टोज का जल अपघटन होगा तो माल्टोज भी जल अपघटित होकर क्या दे देगा, ग्लूकोज दे देगा। ठीक है, माल्टोज का जल अपघटन कर रहे थे, पढ़ा था माल्टोज का जल अपघटन करते हैं तो दो इकाई किसकी प्राप्त होती है, ग्लूकोज की प्राप्त होती है। दोनों ग्लूकोज के कौन से रूप, अल्फा रूप। ठीक है, अल्फा ग्लूकोज क्या है, अल्फा ग्लूकोज। तो स्टार्च का जल अपघटन तनु अम्ल से करवाते हैं। ठीक है, तो अल्फा ग्लूकोज प्राप्त हो रहा है। डायस्टेज एंजाइम से करवाते हैं तो क्या प्राप्त होगा, माल्टोज। माल्टोज आगे जल अपघटित होकर किसकी इकाई दे देगा, वही ग्लूकोज की इकाई दे देगा। यानी स्टार्च के लिए कह सकते हैं कि स्टार्च की एक लग इकाई क्या है, अल्फा ग्लूकोज। स्टार्च की एक लग इकाई क्या है, अल्फा ग्लूकोज। ठीक है, यानी जब अनेक अल्फा ग्लूकोज की इकाइयां ग्लाइकोसाइड बंध के द्वारा जुड़ेगी तब किसका निर्माण करेगी, स्टार्च का। किसका निर्माण कर देगी, स्टार्च का निर्माण कर देगी। ठीक है, अब स्टार्च में कौन से मोनोसेकेराइड एक लग इकाई कौन सी है, ग्लूकोज, अल्फा ग्लूकोज। यानी सभी मोनोसेकेराइड इकाइयां कैसी है, एक लग इकाइयां कैसी है, एक समान है। ठीक है, तो स्टार्च कौन सा बहुलक हो गया, ग्लूकोज का कौन सा बहुलक है, सबहुलक। पढ़े थे समबहुलक, सबहुलक। ठीक है, एक लगन के आधार पर 15वां चैप्टर पढ़ा था बहुलक पॉलीमर। उसमें कारण बहुलकों का वर्गीकरण पढ़ा था किसके अनुसार, एक लकन के आधार पर। ठीक है, एक लग इकाइयों के आधार पर कौन कौन से थे, दो प्रकार के थे। ठीक है, एक लग इकाइयों के आधार पर बहुलक कौन कौन से थे, समबहुलक और सबहुलक। ठीक है, तो स्टार्च अल्फा ग्लूकोज का क्या है, सबहुलक है। ठीक है, स्टार्च की बात करें संरचना के आगे तो स्टार्च दो यौगिकों यानी दो यूनिट दो घटकों से मिलकर बना हुआ है। एक घटक को क्या होगा, एमिलोज, और एक घटक क्या होगा, एमिलोपैक्टिन। स्टार्च कितने घटकों से मिलकर बना हुआ है, दो घटकों से। दो घटकों से क्या है, मिलकर बना हुआ है। कौन कौन से, एक घटक तो कौन सा, एमिलोज, और एक घटक कौन सा, एमिलोपैक्टिन। एमिलोपैक्टिन। ठीक है, या नाम दे देते हैं कभी कभी इसको अल्फा एमिलोज, ठीक है, क्या नाम दे देते हैं, अल्फा एमिलोज भी नाम दे देते हैं। ठीक है, ये याद रखें सिंपल में, एक घटक तो कौन सा होगा स्टार्च का, एमिलोज। ठीक है, और एक घटक कौन सा होगा, एमिलोपैक्टिन। स्टार्च के कितने घटक, दो घटक। स्टार्च कितने घटकों से मिलकर बना हुआ है, दो घटकों से, एक तो एमिलोज और एक एमिलोपैक्टिन। ठीक है, अब एमिलोज की बात करें तो एमिलोज तो जल में क्या है, विलेय है। एमिलोज में जल में क्या है, विलेय है, जबकि एमिलोपैक्टिन जल में क्या है, अविलेय। जल में कैसा है ये घटक, अविलेय है। ठीक है, एमिलोज में क्या है, जल में विलेय है, घुलनशील है, जबकि एमिलोपैक्टिन जल में क्या है, अविलेय, अघुलनशील। ठीक है, फिर बात करेंगे एमिलोज की डिटेल में, देखें दोनों को। तो एमिलोज जल में विलेय है। ठीक है, और स्टार्च का कितना प्रतिशत भाग बनाता है, अलग अलग बुक में अलग अलग प्रतिशत दे रखा है, 10 से 20%, या कह सकते हैं 15 से 20%। ठीक है, यानी सुक्रोज की छोटी इकाई क्या है, एमिलोज है, जो 10 से 20% या 15 से 20%। ठीक है, स्टार्च के 100% में 10 से 20 या 15 से 20% क्या उपस्थित होगा, एमिलोज। बाकी परसेंटेज किसका होगा, एमिलोपैक्टिन। ठीक है, तो
एमिलोज क्या है? जल में घुलनशील है, जल में भी है। स्टार्च का कितना प्रतिशत भाग बनाती है? कितना प्रतिशत भाग है? केवल 10 से 20 या 15 से 20%। ठीक है, इसको दूसरा नाम क्या दे दिया था? आपको बताया था अल्फा एमिलोज भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? अल्फा एमिलोज। ठीक है, इसे अल्फा एमिलोज भी कहते हैं। ठीक है, जब एमिलोज जल अपघटित होता है, तो एमिलोज क्या है? जल में विलय है। जब जल में घुलेगा तो क्या होगा? अपघटित होगा, टूटेगा। ठीक है, तो जब अल्फा एमिलोज या एमिलोज जल अपघटित होता है, ठीक है, तो माल्टोज, ठीक है, या डी प्लस ग्लूकोज देता है। क्या दे देगा? माल्टोज डी प्लस ग्लूकोज। फिर बात करें जल अपघटन के अंतर्गत कोई दूसरा मोनोसेकेराइड इकाई, ठीक है, उपस्थित नहीं है। ठीक है, केवल कौन सी इकाई उपस्थित है? ग्लूकोज की। ठीक है, दूसरी एक इकाई है इसमें उपस्थित नहीं होगी। एमिलोज की संरचना की बात करेंगे, ठीक है, तो एमिलोज में अनेक ग्लूकोज इकाइयां, अनेक कौन से ग्लूकोज की? अल्फा ग्लूकोज की। अनेक अल्फा ग्लूकोज की एक इकाइयां ग्लाइकोसाइड बंध के द्वारा क्या होती है? जुड़ी होती है। किसमें? एक सीधी श्रृंखला में। यानी एमिलोज कौन सी संरचना है? अशाखित। एमिलोज की संरचना कैसी है? अशाखित है। इसमें अनेक ग्लूकोज की इकाइयां किसमें जुड़ती है? केवल सीधी श्रृंखला में। इसमें किसी प्रकार की शाखा का निर्माण नहीं होता। अब ग्लूकोज की इकाइयां कैसे जुड़ रही है? उनके बीच में ग्लाइकोसाइड बंध कैसे बन रहा है? तो एक ग्लूकोज इकाई का तो कौन सा कार्बन? C1, और दूसरी ग्लूकोज इकाई का कौन सा कार्बन? C4। इन दोनों के बीच में कौन से बंध का निर्माण होगा? ग्लाइकोसाइड बंध का। एक ग्लूकोज का तो कौन सा कार्बन? C1, और दूसरी ग्लूकोज इकाई का कौन सा कार्बन? C4। दोनों के बीच में किसका निर्माण होगा? ऑक्साइड बंध का। फिर आगे चलेंगे, एक ग्लूकोज का चौथा कार्बन, वापिस एक ग्लूकोज का पहला कार्बन, दूसरे का चौथा कार्बन, दोनों के बीच में किसका निर्माण? ग्लाइकोसाइड बंध का। ठीक है, तो एमिलोज क्या है? जल में विलय है, इनमें घुलनशील है। स्टार्च का कितना प्रतिशत भाग बनाता है? 10 से 20 या कह सकते हैं 15 से 20%। एमिलोज को दूसरा नाम क्या दे सकते हैं? अल्फा एमिलोज। ठीक है, एमिलोज कैसी संरचना है? अशाखित, यानी केवल एक सीधी श्रृंखला में चलेगी, इसमें किसी प्रकार की शाखा उपस्थित नहीं होगी। ठीक है, ग्लाइकोसाइड बंध कहां बनेगा? तो ग्लूकोज के, एक ग्लूकोज के C1 कार्बन और दूसरे ग्लूकोज के C4 कार्बन, इन दोनों के बीच में किसका निर्माण होगा? ग्लाइकोसाइड बंध का निर्माण होता है। ठीक है, जब एक ग्लूकोज का C1 कार्बन और दूसरे ग्लूकोज का C4 कार्बन ग्लाइकोसाइड बंध के द्वारा जुड़ते जाएंगे, तो किसका निर्माण कर देंगे? वो एमिलोज का। किसका निर्माण कर देंगे? एमिलोज का। यानी क्या बनाते हैं? एक प्रकार का बहुलक। ठीक है, तो जल अपघटन के अंतर्गत कोई दूसरा मोनो या डाइसेकेराइड नहीं बनता। ठीक है, अर्थात एमिलोज डी प्लस ग्लूकोज की लंबी श्रृंखला द्वारा, ठीक है, डी प्लस ग्लूकोज यानी अल्फा ग्लूकोज वाला अल्फा डी प्लस ग्लूकोज की लंबी श्रृंखला द्वारा बनता है। ठीक है, इसमें बंध कहां बन रहे हैं? एक ग्लूकोज इकाई के तो C1 कार्बन पे और दूसरी ग्लूकोज इकाई के C4 कार्बन पे, इन दोनों के बीच में किसका निर्माण होगा? ग्लाइकोसाइड बंध का। और किसका निर्माण कर देंगे? ये एमिलोज का। देखते हैं, देखो कैसे। अल्फा ग्लूकोज की क्या ली जाए? आवर्त संरचना। पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा, चौथा और ये पांचवा कार्बन। ठीक है, अल्फा ग्लूकोज की बात करेंगे तो H, OH, H, OH, OH, H, H, OH,
पांचवें कार्बन की बात करेंगे तो CH2 और छठा कार्बन और इधर क्या आ जाएगा H। ठीक है, ये क्या आ गया पहला ग्लूकोज इकाई। दूसरी ग्लूकोज इकाई भी ले लें। पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये पांचवा कार्बन। कोई H नीचे क्या आएगा OH H OH OH H H OH CH2OH और नीचे क्या आ जाएगा H। ये क्या आ गया छठा कार्बन। ठीक है, आगे चाहें तो और ग्लूकोज इकाई ले लो। पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये पांचवा। वही H ऊपर OH नीचे, H ऊपर OH नीचे, OH H H OH। ये छठा कार्बन CH2OH और नीचे क्या जाएगा H। ये ग्लूकोज की इकाइयां ले ली, अल्फा ग्लूकोज। ठीक है, अब देखो इस ग्लूकोज का तो कौन सा कार्बन पहला, इस ग्लूकोज का तो कौन सा कार्बन C1 और इस ग्लूकोज का कौन सा कार्बन C4। तो इसने तो दिया OH, इसने तो क्या दे दिया OH और इसने क्या दे दिया H। तो इस पहले और चौथे कार्बन के बीच में इसका निर्माण हो गया ग्लाइकोसाइडिक बंध का। किसका निर्माण हो गया ग्लाइकोसाइडिक बंध का। फिर आगे चलो, इस ग्लूकोज का तो कौन सा कार्बन C1, इस ग्लूकोज का तो कौन सा कार्बन ले रहे हैं C1 कार्बन। इस ग्लूकोज का तो C1 कार्बन और इस ग्लूकोज का कौन सा कार्बन C4 चौथा कार्बन। इसने दिया OH और इसने क्या दे दिया H। तो इस ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में कौन सा बंध बन गया ग्लाइकोसाइडिक बंध। इधर आगे की आगे श्रृंखला चलती रहेगी। ठीक है, इधर भी आगे से आगे क्या होगी श्रृंखला चलती रहेगी। ये OH दे देगा और ये क्या दे देगा H। किसकी संरचना का निर्माण कर दिया एमिलोज। किसकी संरचना का निर्माण कर दिया एमिलोज की संरचना। करना क्या है, एक ग्लूकोज का तो कौन सा कार्बन पहला, दूसरी ग्लूकोज इकाई का चौथा, यानी C1 C4 के बीच में क्या बन गया ग्लाइकोसाइडिक बंध। इसका निर्माण कर दिया ग्लाइकोसाइडिक बंध, ग्लाइकोसाइडिक बंध का निर्माण कर दिया। फिर आगे चलो, इस ग्लूकोज का तो पहला कार्बन, इस ग्लूकोज का चौथा कार्बन, दोनों के बीच में वापस किसका निर्माण कर दिया ग्लाइकोसाइडिक बंध। ये तो किसकी बात की एमिलोज की। एमिलोपेक्टिन की बात करेंगे। ठीक है, एमिलोपेक्टिन में भी एक श्रृंखला तो सेम चलेगी, यानी वही C1 और C4 दोनों के बीच में किसका निर्माण होगा ग्लाइकोसाइडिक बंध का। अब एमिलोज तो कैसी थी अशाखित, लेकिन एमिलोपेक्टिन कैसी है शाखित है। ठीक है, तो उसमें शाखाएं भी चलेगी। एमिलोज में तो C1 C4 में बन रहा था ग्लाइकोसाइडिक बंध, उसमें भी C1 C4 में ग्लाइकोसाइडिक बंध बनेगा। साथ में जो शाखाएं बनेगी वहां ग्लाइकोसाइडिक बंध कहां बनेगा C1 और C6। पहले और छठे कार्बन के बीच में किसका निर्माण होगा ग्लाइकोसाइडिक बंध का C6। तो एमिलोपेक्टिन में C1 C4 के बीच में तो बनेगा ही, साथ में कहा बनेगा C1 और C6 के बीच में किसका निर्माण होगा ग्लाइकोसाइडिक बंध का। ये तो किसकी बात कर ली एमिलोज की। कल की क्लास में बात करेंगे फिर एमिलोपेक्टिन की। एमिलोज की संरचना का निर्माण कर दिया, यानी एमिलोपेक्टिन की संरचना का निर्माण हो जाएगा। भाई एक स्थिति तो सेम है, C1 C4 के बीच में ग्लाइकोसाइडिक बंध बनेगा। एक कहां बनेगा C1 और C6। तो देखेंगे कल C1 और C6 के बीच में ग्लाइकोसाइडिक बंध का निर्माण किस प्रकार होगा। ठीक है।